पिछले एपिसोड में हमने सुना कि कैसे शिवाजी ने कहर तलब खान और राय बाघिन की 20,000 की सेना को बड़ी चालाकी से धूल चटाई। शाइस्ता खान के मंसूबों पर पानी फेरते हुए शिवाजी ने अपने मराठा अंदाज से शाइस्ता खान को जवाब दिया है। अब आगे। लाल महल में एक साथ 10 बाणों के चलने की आवाज आई। 10 बाणों की इस एक आवाज ने जैसे सन्नाटे की चादर उड़ा दी। 20,000 की बेशकीमती फौज और सिर्फ 1,000 मराठा, गिनती के हिसाब से भी देखें तो भी ये मानना असंभव लगता है कि 1,000 सैनिक 20,000 पर भारी पड़े। वो 10 बाण शाइस्ता खान ने चलवाए। निशाना थे उसी के मुगलिया सैनिक जो हार कर वापस लौटे थे। शाइस्ता खान ने 10-10 की कतारों में अपने ही सिपाहियों को खड़ा किया और 10-10 के हिसाब से उनका कत्ल करने लगा। वो ये मंजर सह न पाया कि शिवाजी ने उसे इतनी बुरी तरह से हरा दिया। लाल महल में हड़कंप मच गया। कुछ सैनिक जान बचाने के लिए बगावत करके भाग निकले। शाइस्ता खान ने जोर से चिल्लाया, उन्हें यहां ले आओ। तुरंत शाइस्ता खान के सेनापतियों ने कुछ भगोड़ों को लाकर वापस कतार में खड़ा किया तो कुछ किस्मत वाले भाग निकले। राय बाघिन को यह समझ नहीं आ रहा था कि आखिर शाइस्ता खान अपने ही सिपाहियों को क्यों मार रहा है। राय बाघिन से रहा ना गया और वो तुरंत शाइस्ता खान के पास गई और बोल पड़ी, खान साहब, आप अपने ही सिपाहियों को क्यों मार रहे हैं? इससे तो आपकी ही सेना कम हो जाएगी। शाइस्ता खान ने गुस्से से राय बाघिन की ओर देखा। उसकी आंखें गुस्से से लाल हो चुकी थीं। राय बाघिन को लगा कि शाइस्ता खान कहीं उसे भी तलवार से मार ना दे। वो तुरंत सहम गई पर अपनी बात को हिम्मत के साथ शाइस्ता खान के सामने रखा। गुस्ताखी माफ खान साहब, आपको टोकने का मेरा इरादा ना था, पर ये सभी सिपाही हमें हमारी आगे की रणनीति में शामिल करने होंगे। अल्लाह की रहमत है कि 20,000 में से केवल 3,000 सैनिक ही उम्बरखिंड में मारे गए हैं। बाकी सब सलामती से लौट आए हैं। मेरी आपसे विनती है कि अपने गुस्से पर काबू करें और आगे की योजना पर काम करना शुरू करें। शाइस्ता खान ने बाणों को तो रुकवा दिया पर उसका गुस्सा ना रुका। उसने राय बाघिन पर चिल्लाते हुए, अगर अपने सिपाहियों की इतनी ही फिक्र है तो बिना किसी तैयारी के तुम लोग गए ही क्यों? इतना भी इल्म ना था तुम्हें और कहर तलब खान को कि हम किससे लड़ने जा रहे हैं? हमारा दुश्मन कौन है और क्या हैसियत रखता है? मराठाओं के किले बींधने में हमारी आंखों तले अंधेरा छा गया था और कोंकण की ये चढ़ाई हमारे मकसद के लिए कितनी अहम थी, ये बात सभी जानते हैं। फिर भी शिवाजी को कम कहर तलब खान को लगा कि वो इस हार का जिम्मेदार है। वो तुरंत राय बाघिन की बात को बल देने के लिए शाइस्ता खान के पास पहुंच गया और बोला, हमें इस बात का अफसोस रहेगा खान साहब, पर आगे ऐसा कभी नहीं होगा। इस बात की तसल्ली जरूर दे सकते हैं आपको। शाइस्ता खान ने कहर तलब खान को जरा गौर से देखा। उसके नजदीक गया और उसकी गर्दन दबोच ली। कहर तलब खान छटपटाने लगा। उसकी सांस फूलने लगी। वो कुछ कहना चाह रहा था पर शाइस्ता खान आग बबूला था और किसी भी तरह की माफी देने के मिजाज में ना था। तभी शाइस्ता खान के खबरी ने आकर उसे कहा, खान साहब, सुल्तान का संदेश आया है आपके लिए। शाइस्ता खान ने सिपाही को सुना पर कहर तलब खान की गर्दन से अपनी पकड़ ढीली न की। उसने उसी तरह खड़े खड़े ही जवाब दिया, पढ़ो। सिपाही ने पढ़ना शुरू किया। हमने उम्बरखिंड के बारे में सुना, अफसोस हुआ, लेकिन हमारी हिदायत है कि कहर तलब खान और राय बाघिन को इसकी सजा ना दें। उस जंगल में शिवाजी से जीत पाना लगभग नामुमकिन है। शाइस्ता खान ने अचानक से कहर तलब खान को छोड़ दिया
और पैगाम पर ध्यान लगाया। सिपाही पढ़ता गया, इसलिए जो हुआ उसे भूल जाओ और आगे की मजबूत रणनीति बनाओ। किसी चीज की जरूरत पड़े तो हमें किसी भी वक्त याद करना। फिलहाल तो इस पैगाम के साथ तुम्हारे लिए बेशकीमती तलवार भिजवा रहा हूं। ये तलवार मेरे लिए खुशनसीबी का मकाम है, तुम्हारे लिए भी ये इसी तरह से मुकम्मल रहेगी। सुल्तान औरंगजेब। सिपाही ने पैगाम पढ़कर शाइस्ता खान को बड़े अदब के साथ वो तलवार दी। मखमली रुमाल से लिपटी हुई उस तलवार को शाइस्ता खान ने खोल कर देखा। उसकी चमक अंधेरे में किसी रोशनी सी लग रही थी। शाइस्ता खान उस तलवार को देखकर मुस्कुराया, तलवार को वापस मयान में डाला और अपने अजीज सिपाही को देते हुए कहा, इसे हमारे कक्ष में सजा दो। सिपाही ने तलवार ली और चला गया। शाइस्ता खान कहर तलब खान की तरफ मुड़ा और कहा, इससे आगे जो भी होगा उसमें मुझे जरा सी भी चूक नहीं चाहिए। मुझे किसी भी हालत में शिवाजी की जान चाहिए, समझे? किसी भी हालत में। कहर तलब खान और राय बाघिन के पास हामी भरने के अलावा और कोई चारा ना था। इस तरफ शिवाजी अपने विजयी काफिले के साथ राजगढ़ लौट आए थे। शंखनादों ने जैसे गढ़ में उत्सव का माहौल कर दिया था। शिवाजी आकर मां साहब से मिले। जीजाबाई ने उन्हें गले लगाया और उनकी जीत की बधाई दी। सबको इस बात पर गर्व हो रहा था कि शिवाजी ने ये जो जीत दिलाई है वो बिना किसी जंग या बिना किसी अंदरूनी नुकसान के दिलाई है। ये इतिहास में सबसे विशिष्ट जीत है। शिवाजी की जय जयकार सारे राजगढ़ में फैल गई। यहाँ तक के आसपास के सभी छोटे बड़े राज्यों और जिलों में भी ये बात तेज हवा की तरह फैल गई। सबको शिवाजी की बुद्धिमत्ता का कायल होना पड़ा। मराठा के सभी दुश्मनों के भीतर एक टीस सी दौड़ पड़ी कि अब अगर शिवाजी को हराना है तो काफी मशक्कत करनी पड़ेगी, क्योंकि पलड़ा हमेशा उसका भारी रहेगा। अगले दिन शिवाजी ने सुबह सुबह अपनी मंडली को बुलवाया। साथ में जीजाबाई भी वहां मौजूद थीं। जीजाबाई ने पूछा, राजे, कल ही तो एक जंग से वापस लौटा है तू, अब इतनी जल्दी फिर से क्या करना चाह रहा है? शाइस्ता खान को अगला कदम उठाने से पहले अब 2 बार सोचना पड़ेगा। शिवाजी ने तुरंत कहा, यही तो मैं नहीं चाहता मां साहेब। मैं शाइस्ता खान को किसी भी तरह का समय नहीं देना चाहता। वो कुछ भी करे, कोई भी रणनीति अपनाए, उससे पहले ही मैं उसे खदेड़ देना चाहता हूं। जीजा माता को शिवाजी के इस उत्साह से आनंद मिला, पर साथ ही अति उत्साह वर्जयते इस बात का भी ज्ञान था उन्हें। उन्होंने बड़ी विनम्रता से शिवाजी को कहा, बेटा, हमें लगता है कि तुम ये फैसला कुछ दिनों के लिए टाल दो, क्योंकि उत्साह में लिया गया। शिवाजी ने जीजाबाई की बात काटते हुए सम्मान के साथ कहा, ये उत्साह नहीं, सोचा समझा कदम है मां साहेब। मैंने ये फैसला किसी भी तरह के बहकावे में नहीं लिया। हमें लगता है कि अब हमें पूरी तरह से सक्रिय होने का समय आ गया है। तभी तानाजी बोले, आपने क्या सोचा है राजे? हम आपके हर कदम में साथ देने को हर पल तैयार हैं। शिवाजी उठे, वो दरबार के बीचों बीच चलने लगे, जैसे उमंग का एहसास और साथ ही दूरंदेशी का सैलाब हो। सब शिवाजी को एकटूक देख रहे थे। शिवाजी दरबार के बीचों बीच रुके और बोले, हम लाल महल पर चढ़ाई करेंगे। सभा में सब चौंक उठे। सब एक दूसरे के चेहरे देखने लगे। सबको शिवाजी का फैसला तो पसंद आ गया, किंतु सबसे पहला सवाल था जो सबके मन में उठा था, वो फिरंगोजी ने पूछ लिया, राजे, शाइस्ता खान अभी पूरी तरह से सतर्क होगा। उसने हर चप्पे पर अपने सिपाही तैनात किए होंगे। इस बात को बल देते हुए शिवाजी के खबरी बहर जी ने कहा,
बात तो सच है राजे। शाइस्ता खान ने गुस्से में आकर अपने ही 100 सैनिक मार दिए हैं और लाल महल के आसपास की सुरक्षा कुछ ज्यादा ही दुरुस्त कर दी है। उसे भेद पाना मुश्किल होगा। और वैसे भी हमारे लिए आने वाले दिनों में राम नवमी का पावन त्योहार भी है। हर साल की तरह इस साल भी गांव वाले चाहेंगे कि ये राम नवमी हम उनके साथ मनाएं। शिवाजी ने इन सभी बातों को सुनने के बाद कहा, हमने आप सबसे कितनी बार कहा है कि युद्ध में सिर्फ एक दायरे में नहीं सोचना होता, सभी दायरों को ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ना होता है। सामान्य रणनीति की नजर से मत देखिए। आने वाले दिन सिर्फ हमारे लिए ही उत्सव के दिन नहीं हैं, मुगलों के लिए भी हैं। हमारी अष्टमी और राम नवमी है तो अष्टमी के दिन रमजान का छठा दिन है। रमजान के उपवासों के बाद सभी मुगल सिपाही थके हारे होंगे, जिनमें ज्यादा ताकत ना होगी। और तो और शाइस्ता खान हर साल रमजान के अगले दिन शाही दावत का इंतजाम करता है, जिसमें सभी लोग शामिल होते हैं। हमें इस मौके के बारे में चिंता नहीं करनी चाहिए, बल्कि इसका फायदा उठाना चाहिए और वो चीज हासिल करनी चाहिए जो हमारी है, लाल महल। शिवाजी के ये आखिरी बोल सुनकर सबने तुरंत हामी भरी। फिरंगोजी ने कहा, राजे, हम आपके इस विचार से सहमत हैं। हमें एक अच्छी रणनीति बनाकर लाल महल पर चढ़ाई कर देनी चाहिए। सब उत्साहित हो उठे और जीजाबाई जरा सी चिंतित थी। शिवाजी उनके पास गए और उन्हें पूछा, आपका क्या विचार है मां साहेब? जीजाबाई ने कहा, राजे, लाल महल पर चढ़ाई का मतलब 100% जान की बाजी। शाइस्ता खान इतना बेफिक्र सेनापति नहीं है। शिवाजी ने कहा, मैं जानता हूं मां साहेब, पर मातृभूमि का ऋण चुकाने और उसकी इज्जत दुश्मनों के हाथ से वापस हासिल करने का यही मौका है। हमारे घर को वापस लेने का और शाइस्ता खान को खत्म करने का इससे अच्छा और बेहतर अवसर नहीं मिलेगा मां साहेब। जीजाबाई ने सांस छोड़ी और कहा, राजे, हमें पूरा भरोसा है कि तुम जो कुछ मन में ठानोगे वो पूरा करके रहोगे। परंतु मां का मन है, डरता है। पर चिंता मत करो, हम तुम्हारे आड़े नहीं आएंगे। हम पीछे हैं तुम्हारे, हमेशा की तरह। बस जो भी करो, इतना ध्यान रखना कि तेरे सिवा मेरा और कोई सहारा नहीं है। शिवाजी की आंखों से आंसू का एक बूंद सरक पड़ा। जीजाबाई की आंखें तो पहले से ही नम हो चुकी थीं। शिवाजी ने जीजाबाई का हाथ अपने हाथों में लिया और उन्हें दिलासा देते हुए कहा, एक बेटे के लिए सबसे बड़ी संपत्ति ना उसका घर होता है, ना धन दौलत, ना ही उसकी उपलब्धियां और ना ही उसकी रियासतें। बेटे की सबसे बड़ी संपत्ति होती है माता पिता का आशीर्वाद। मुझे किसी बात की फिक्र नहीं है मां साहेब, क्योंकि आपका साथ ही मुझे हर मुसीबत से बाहर खींच लेता है। मुझे यकीन है कि इस बार भी हम विजयी लौटेंगे। इतना कहकर शिवाजी ने अपना सिर जीजाबाई के सामने आशीर्वाद की आशा से झुका दिया। जीजाबाई ने शिवाजी के माथे पर बड़े प्यार और दुलार से हाथ फेरा और कहा, विजयी भवा। शिवाजी ने जीजाबाई की आंखों में देखा। उनकी आंखें गर्व से भरी हुई थीं। शिवाजी को जैसे आत्मविश्वास के मीठे घूंट मिल गए हों। वो उठे और सभा के सामने देखकर कहा, फिरंगोजी, मानकोजी, तानाजी, हम पंचमी को यहां से प्रस्थान करेंगे। कुंढाणा में पड़ाव डालकर अष्टमी के दिन पुणे में प्रविष्ट होंगे। और ध्यान रहे कि ये चढ़ाई कोई सामान्य युद्ध की चढ़ाई नहीं है। इसमें हमें दुश्मन के तन से पहले उसके मन पर वार करना है और यही हमारी जीत का पैगाम बनेगा। तानाजी ने शिवाजी से एक सहज सवाल किया, किंतु राजे, इस बार हम
क्या अलग करने वाले हैं? मुगलों को ये तो ज्ञान बिल्कुल ना होगा कि हम उन पर अचानक चढ़ाई कर देंगे। पर फिर भी लाल महल की सुरक्षा में शाइस्ता खान ने कोई कसर नहीं छोड़ी है। बहर जी ने एक और खबर बताते हुए कहा, आप जानते ही हैं कि लाल महल में 2 द्वार हैं। एक मुख्य द्वार जो कि महल का प्रवेश है, और दूसरा गर्भ द्वार जहां हम हमारी माँ भवानी का मंदिर रखते थे। हमें पता चला है कि उसी मंदिर के बगल में शाइस्ता खान अपना छोटा सा शामियाना बनाकर रहता है। मुख्य द्वार तो हम शायद पार भी कर लें, पर यह दूसरा द्वार कैसे पार किया जाए, उसकी योजना बनानी होगी। शिवाजी ने सबको अपने युद्ध कक्ष में बुलाया, सबको अपनी रणनीति समझाई। काफी देर तक उनकी रणनीति बनती रही। सभी तरह की बाधाएं और मुसीबतों को मद्देनजर रखते हुए शिवाजी धीरे धीरे अपनी योजना बताते चले गए। राजे के साथ रहे उनके सभी साथी फिरंगोजी, तानाजी, येसाजी, बालाजी, चिमणा जी, मोरोपंत, सर्जेराव जेधे भी थे, तो साथ उनके विश्वसनीय खबरी बहर जी, विश्वास राव और महादेव भी। सबने अपने अपने तौर से लाल महल का खतरा बताया, किंतु शिवाजी ने सबका हल निकाला और तय कर लिया कि कल सुबह की पहली किरण प्रस्थान का शंखनाद बनेगी। तकरीबन 4 घंटे तक उनकी योजना बनती रही। योजना बनते बनते सबके चेहरे पर जैसे नूर सा छा गया था। सबको ये एहसास हो चला था कि अब जीत हमारे हाथों में है। सब कुछ हो जाने के बाद शिवाजी ने आखिरी बात बताई, चाहे जो हो जाए, हम अपना घर वापस लिए बिना नहीं आने वाले। सबने एक साथ हामी भरी और जोरों से चिल्लाया, हर हर महादेव, हर हर महादेव। अब लाल महल में शिवाजी राजे का सामना सीधे शाइस्ता खान से होगा। क्या शाइस्ता खान शिवाजी के इस हमले से संभल पाएगा? पिछले एपिसोड में हमने जाना कि कैसे शिवाजी ने लाल महल पर चढ़ाई करने की योजना बना ली और उसके साथ ही शाइस्ता खान को हराने की रणनीति को भी पूरी तरह से पुख्ता कर लिया। अब आगे। राजगढ़ के आसपास की चट्टानों पर से आवाजें आती सुनाई देने लगी। चारों ओर से जैसे राजगढ़ को घेर लिया हो, उस तरह से आवाजें गूंज रही थीं। एक तरफ से आवाज आई, निशाना लगाओ, और दूसरी ओर से एक सबसे आवाज आई। एक बड़ा सा तीर एक भारी चट्टान को टकराया। टकराकर वो नीचे नहीं गिरा, बल्कि उस तीर ने उस चट्टान में छेद कर दिया और वहीं टिक गया। कुछ पल बाद फिर एक आवाज आई, निशाना लगाओ। अब तीसरे छोर से एक तीर दूसरी चट्टान से टकराया। चट्टान से तीर का यूं टकराना जैसे आसपास के माहौल में डर पैदा कर रहा था। कुछ एक गांव वाले इन आवाजों को सुनकर बाहर निकले और इस तरह तीरंदाजी का खेल देखकर घबरा कर वापस घर में घुस गए। किसी को लगा कि शायद कोई हमला हुआ है, पर उन चट्टानों के बीच और गढ़ के मुख्य द्वार पर देखा तो पता चला कि तान्हा जी खड़े थे। तभी तानाजी ने फिर से वही आदेश दिया, निशाना लगाओ। अचानक से 2 और तीर चट्टानों को जाकर लगे। देखने से पता चला कि मराठा सैनिक अभ्यास कर रहे थे। मराठाओं के एक गुट ने पूरी रात तीरंदाजी का अभ्यास किया। शिवाजी ने फिरंगोजी को आदेश दिया था कि सेना में निशानची तैयार किए जाएं, जो 2 कोस दूर से भी दुश्मन को मात दे सकें। फिरंगोजी ने उसके लिए खास धनुष बाण का निर्माण करवाया था, जिसका निशाना तय निशाने से ज्यादा दूर तक जा सके। इन सभी तैयारियों को नियंत्रित कर फिरंगोजी, तान्हा जी
और माणकोजी उसी शाम को पुणे के लिए प्रस्थान की तैयारी कर रहे थे। धीरे धीरे सूर्य अस्त हो गया। अंधकार फैलते फैलते घना होता गया। सबने तैयारी कर ली। राजे ने जालीदार बख्तर पहन लिया और ऊपर से अंगरखा पहना। सिर पर शिरस्त्राण और उसके ऊपर मराठा कामदार साफा, कमर की बाईं ओर भवानी तलवार और दाहिनी ओर कटार खोसा हुआ था। इस बीच जिस एक व्यक्ति पर सबसे बड़ा दारोमदार था, वो व्यक्ति था इब्राहिम खां। इब्राहिम खां राजे का भरोसेमंद था और अफजल खान से मिली जीत की सौगात में राजे की इब्राहिम खां से भेंट हुई थी। तभी से इब्राहिम खां राजे का भरोसेमंद बन गया था। राजे के इस पठान सरदार का रौब भी निराला था। इब्राहिम खां दूल्हा बना हुआ था। शिवाजी ने पूना में घुसने की रणनीति काफी वास्तविक तौर से बनाई थी। उन्होंने तय किया था कि एक शादी का काफिला सजाएंगे और शादी करवाने के बहाने पूना तक बिना रोक टोक पहुंच जाएंगे। तकरीबन 150 सिपाहियों की सेना इस शादी में शामिल थी, जिन्होंने भेष बदलकर अपना असली हुलिया छुपा लिया था। बाहर से देखने पर सभी बाराती लग रहे थे, पर सभी ने अंदर युद्ध का बख्तर और मयान में तलवारें खोसी थीं। इब्राहिम खां को दूल्हा बना देख शिवाजी थोड़े से मुस्कुराए। बदले में इब्राहिम खां भी हंसने लगा, पर फिर शिवाजी ने इब्राहिम खां को कहा, आज हम तेरे गुलाम हैं और तू हमारा मालिक। जो तय किया गया है उसी पर ध्यान देना। इब्राहिम खां ने हामी भरी और वो बारात के साथ जाकर खड़ा हो गया। चिमणा जी ने उसके लिए घोड़ा तैयार ही रखा था। इब्राहिम खां दूल्हे के भेष में घोड़ी पर चढ़ गया और हर हर महादेव के नारे के साथ मराठा काफिला लाल महल पर चढ़ाई करने के लिए निकल पड़ा। पुणे पहुंचने तक काफी रात बीत चुकी थी। इस तरफ शाइस्ता खान अपने रमजान के माहौल में डूबा हुआ था। उसके सिपाही उपवास की वजह से शारीरिक तौर पर ढीले पड़ चुके थे। शाइस्ता खान को यह पता था कि इस वक्त अगर शिवाजी को हमला करना हो तो भी वो नहीं कर सकता, क्योंकि उनके गढ़ में भी त्योहार चल रहा है। शाइस्ता खान ने वही गलती की जो कहर तलब खान ने उम्बरखिंड के वक्त की थी। उसने शिवाजी को कम आंका। शिवाजी ने इब्राहिम खां और पूरे 150 सैनिकों की बारात को नाचते गाते लाल महल के अंदर प्रवेश करने के लिए कहा था। बारात उसी फिराक में थी और वो आहिस्ता आहिस्ता लाल महल तक पहुंच गई। पहला पड़ाव था मुख्य द्वार को लांघना और शिवाजी के लिए रास्ता साफ करना। बारात मुख्य द्वार तक पहुंची। द्वार पर पहरेदारों ने बारात को रोक दिया। बारात रुक गई। सब चौकन्ने हो गए। पहरेदारों ने बारात को देखकर एक पठान से पूछा, कौन है? पठान आगे आया और पहरेदार को जोर से एक तमाचा मार दिया। पहरेदार सकपका गया। पठान ने कहा, बदतमीज, खान साहब को नहीं पहचानते? कैसे पहरेदार हो तुम? तभी पठान के पीछे से 2 और पठानी सैनिक तलवार खींचकर पहरेदारों के पास आकर खड़े हो गए। दोनों पहरेदारों ने एक दूसरे को बौखलाते हुए देखा। उनको पता ही नहीं चला कि करें तो क्या करें। खान साहब का नाम सुनकर दोनों सुन्न हो गए। उन्हें लगा कि अभी उनका सर धड़ से अलग हो जाएगा। खान साहब का खौफ इतना था कि वो ये भी ना सोच पाए कि खान साहब इस वक्त बाहर कैसे हो सकते हैं, और वो भी एक बारात में। तभी उस पठान ने कहा, तुम्हारा सर धड़ से अलग ना हो जाए, यही सोच रहे हो ना? पहरेदार चौंक गए। पठान ने उनके मन की बात पढ़ ली थी, पर फिर पठान ने दोनों को आश्वासन देते हुए कहा, फिक्र मत करो, रमजान चल रहा है, खान साहब किसी पर भी वार नहीं करेंगे। दरवाजे खोल दो और काफिले को अंदर ले चलो, जल्दी। पहरेदार को जैसे जीवन दान मिल गया। दोनों ने तुरंत भागकर मुख्य द्वार खोल दिया। दरवाजा खुलते ही इब्राहिम खान ने इशारा किया
और एक साथ 150 बारातियों ने मशालें जला दी। ये मशालें शिवाजी के लिए इशारा थीं। शिवाजी लाल महल से 2 कोस दूर एक छावनी बनाकर बैठे इंतजार कर रहे थे। जैसे ही एक साथ मशालें जलती दिखीं तो उनके खबरी बहरजी ने शिवाजी से कहा, सेना मुख्य द्वार में जा चुकी है राजे। शिवाजी खुश हो गए। पहला पड़ाव पार हो चुका था। वो बोले, उन्हें लाल महल में जाने और तैयार होने का वक्त दो। बारात लेकर गए हैं तो अंदर ज्यादा बाराती मिलेंगे। बारात अंदर जाने लगी। पहरेदारों के चेहरे सवालों के घेरे में थे, पर इससे पहले कि वो किसी से कुछ पूछ पाते, एक सख्त सी आवाज आई। दोनों पहरेदारों को कुछ ऐसा महसूस हुआ जिसका उन्हें अंदाजा भी नहीं था। 2 पठानों ने बारात के बीच से ही उनका मुंह दबाकर पीछे से खंजर घोंप दिया था। दोनों पहरेदारों की मौत वहीं बारात के बीच में हो गई। दोनों की लाशों को एक चट्टान के नीचे बने खाली सतह में छिपा दिया गया। जैसे ही इब्राहिम खां अपनी बारात महल के अंदर लाया तो सारी बारात सहम गई। महल के भीतर भी रोजे खत्म होने की दावत चल रही थी। दोनों दल एक दूसरे को देखने लगे। दावत में संगीत भी चल रहा था, किंतु दोनों दल अपनी अपनी धुन में ऐसे खोए हुए थे कि दोनों को एक दूसरे के बारे में ज्यादा खबर ही नहीं लगी। तभी बारात में से एक पठान जाकर सभी मुगल सिपाहियों से मिलने लगा। वो उनके गले मिला। वो पठान पहले मुगल सिपाही ही था जो कि अफजल खान के साथ हुए युद्ध में कहीं गुम हो चुका था। पठान ने जाकर मुगल सेनापति से कहा, ईद मुबारक हुजूर। आज मेरे भाई की शादी है तो मैंने सोचा कि क्यों ना अपनी घर वापसी बारात लाकर करूं। खान साहब भी खुश हो जाएंगे। उस पठान को जिंदा देख कई मुगल सैनिकों के दिल भर आए। वो उनका अजीज दोस्त था। शिवाजी ने सारी रणनीति वास्तविक तौर से सजाई हुई थी ताकि सभी पासे सही जगह पर सही तरीके से पड़े। मुगल सेनापति कहता है, आओ, सही मौके पर आए हो आप सब। दूल्हे को हमारी ओर से मुबारकबाद। आओ, जश्न में शरीक हो जाओ सब। सभी 150 मराठा सैनिकों ने रमजान के जश्न में अपने आप को शामिल किया। इस तरफ से शिवाजी ने सही वक्त देखा और अपनी सेना लेकर सीधा लाल महल में घुस आए। उन्होंने महल के भीतर आते ही अपनी गति को नियंत्रित कर लिया। बारातियों ने वहां मौजूद सभी मुगल सैनिकों का ध्यान जश्न में उलझाए रखा। शिवाजी आहिस्ता से अपनी सेना के साथ दबे पांव शाइस्ता खान की ओर बढ़ गए। मुगल सेना को पता ही ना चला कि उन पर कैसी आफत आन पड़ी है। शिवाजी जल्दी से शाइस्ता खान के दरवाजे तक जा पहुंचे। वहां पर मुगल सैनिकों का सख्त पहरा था और शाइस्ता खान अपने कक्ष में चैन की नींद सो रहा था। उसे बिल्कुल भी अंदाजा ना था कि उस पर मौत मंडरा रही है। अचानक से मराठा सेना को आते देख मुगल सिपाहियों ने तलवारें तान ली, पर शिवाजी के निशानचियों ने उनको दूर से ही बींधना शुरू कर दिया। उनका अभ्यास काम आने लगा। तकरीबन 50-60 मुगल सिपाही शाइस्ता खान के कमरे के बाहर तैनात थे। अफरा तफरी मच गई। दूसरी ओर जश्न का माहौल चरम सीमा तक पहुंच गया था। संगीत तेज बज रहा था। मुगल सैनिकों ने एक दूसरे को इत्तला करने के लिए आवाजें लगाई, पर उन्हें संगीत की वजह से कम सुनाई दे रहा था और धीरे धीरे मराठा सैनिकों ने अपने लिबासों में छिपाई तलवारें निकालकर मुगल सिपाहियों को आहिस्ता आहिस्ता मारना शुरू कर दिया। सब कुछ शिवाजी की बनाई योजना के अनुसार ही चल रहा था। बारातियों ने मुगलों का ध्यान भटकाने के लिए हर मुमकिन तरकीब आजमा रखी थी। शिवाजी और मंडली ने काफी मुगलों को मार गिराया। वो चाहते थे कि गलती से भी महल के खतरे का घंटा कोई न बजा दे। तानाजी वहां पर खड़े सिपाहियों की ओर बढ़े। उन्होंने बाण चलाकर उस घंटे और बिगुल के पास खड़े सिपाहियों में से 4 को मार गिराया, पर 5वें ने मौका देखकर वो घंटा बजा दिया। घंटा बजते ही शाइस्ता खान जाग उठा।
तानाजी ने उस सिपाही को मार गिराया, पर अब देर हो चुकी थी। शाइस्ता खान चौकन्ना हो गया था। शाइस्ता खान तुरंत उठा और कमरे के बाहर आकर नजर दौड़ाई। उसे जश्न का संगीत सुनाई दे रहा था, पर जैसे ही उसने अपने कक्ष के नीचे नजर डाली तो 3 मुगल सैनिक मरे हुए दिखे। वो समझ गया कि लाल महल पर हमला हुआ है। वो तुरंत अपने कमरे की ओर भागा और औरंगजेब की भेजी तलवार लेकर अपने दरवाजे की ओर बढ़ा, पर इससे पहले कि वो दरवाजा खोल पाता, दरवाजे पर एक जोरदार धक्का लगा और शाइस्ता खान उस दरवाजे से टकराकर नीचे गिर पड़ा। शाइस्ता खान को नाक पर चोट आई। उसने होश संभाला और दरवाजे की ओर नजर की। वो भौंचक्का रह गया। दरवाजे पर शिवाजी खड़े थे, खुली तलवार लेकर, आंखों में शोले और चेहरे पर बस एक भूत सवार। शाइस्ता खान की मौत। शाइस्ता खान डर गया। उसे पता था कि शिवाजी से द्वंद्व युद्ध में जीतना असंभव है। उसने तलवार शिवाजी की ओर फेंकी और दूसरे दरवाजे से भागने लगा, पर शिवाजी ने चपलता दिखाकर जमीन पर बिछे गलीचे को खींचकर शाइस्ता खान को गिरा दिया। शिवाजी तुरंत शाइस्ता खान की ओर बढ़े और बिना वक्त जाया किए सीधा शाइस्ता खान पर तलवार से वार किया, पर शाइस्ता खान ने चपलता दिखाई और ऐन मौके पर हट गया। वो भागकर वहां रखे एक मेज के सहारे खड़ा हो गया। शिवाजी फिर से उसकी ओर भागे। खान बस शिवाजी से बचकर भाग जाना चाहता था। इस बार शिवाजी ने तलवार की धाक से शाइस्ता खान को रोका और बोले, भागने का कोई फायदा नहीं है शाइस्ता खान। तुम्हारी मौत अब तुम्हारे सामने खड़ी है। अगर जान बचानी है तो बेहतर यही होगा कि तुम आत्मसमर्पण कर दो। शाइस्ता खान ये कतई नहीं होने दे सकता था। उसने चिल्लाकर कहा, इससे बेहतर होगा कि मैं अपनी मौत को गले लगा लूं। शिवाजी को पता था कि शाइस्ता खान यही बोलेगा। उन्होंने खान पर फिर से तलवार से वार किया, पर इस बार शाइस्ता खान की किस्मत साथ दे गई। जैसे ही शिवाजी ने शाइस्ता खान पर वार किया, पीछे से एक मुगली सिपाही ने शिवाजी पर बाण चला दिया, जो शिवाजी के कंधे पर लगा। तीर लगने से शिवाजी का निशाना चूक गया और शाइस्ता खान उसी पल वहां से हट गया। खान तो बच गया, पर शिवाजी की तलवार उसकी उंगलियों को लग गई। शाइस्ता खान की 3 उंगलियां कट गईं। वो चिल्ला उठा। मुगल सिपाही ने फिर शिवाजी को तीर मारा, जो कि उनके हाथ पर लगा। शिवाजी भी घायल होकर नीचे बैठ गए। शाइस्ता खान को लेकर वो सिपाही वहां से भाग निकला। शिवाजी वहीं पर बैठ गए, घायल। कुछ देर बाद तान्हाजी और फिरंगोजी उस कक्ष में आए और शिवाजी को घायल देख उनकी चीख निकल गई। उन्होंने तुरंत शिवाजी राजे को उठाकर बिस्तर पर लिटा दिया। शिवाजी ने कराहते हुए भी एक ही सवाल किया, शाइस्ता खान कहाँ है? तानाजी ने जवाब दिया, वो फरार हो गया है राजे। शिवाजी को यह सुनकर गुस्सा आया, पर उनका दर्द गुस्से से बड़ा था। लाल महल पर फिर से मराठाओं का कब्जा हो गया था, पर शिवाजी घायल थे और लगभग बेहोशी की हालत में थे। आखिर इस धरपकड़ के बाद शाइस्ता खान कहां गया? राजा शिवछत्रपति महाराज की जय। शाइस्ता खान की इस मुहिम के बाद शिवाजी राजे चोटिल थे। शिवाजी के स्वस्थ होने के 3 दिन बाद सभा इकट्ठी हुई थी और अपने काम में व्यस्त थी। तानाजी ने कहा, हमारे पास अब इतनी बोरियां नहीं बची हैं कि सेना को युद्ध से पहले कुछ वेतन दिया जा सके। फिरंगोजी ने कहा, जानते हैं, हम फिलहाल सिर्फ हिसाब कर रहे हैं। तानाजी ने जवाब देते हुए चिंता के साथ कहा, हिसाब से क्या होगा? अब जो हालात हैं वो तो वैसे ही रहेंगे। फिरंगोजी ने जवाब दिया, हम वो भी जानते हैं तान्ना, पर हिसाब रखना मंडली का फर्ज है। हिसाब नहीं होगा तो पता कैसे चलेगा कि तंत्र संभालना कैसे है। मणकोजी भी शायद तानाजी का मर्म समझ रहे थे। उन्होंने कहा, हिसाब ना भी लगाओ तो भी दिख रहा है कि राज्य में अनाज कम हो चला है। इस साल बिन मौसम बारिश की वजह से
गांव वाले पहले से ही परेशान हैं। उस पर भी हमने कम अंतराल में 2 युद्ध लड़े। माल सामान का काफी उपयोग हुआ है। सब एक साथ इस तरह से होता रहा तो हम आगे की रणनीति को कैसे अंजाम दे पाएंगे। अचानक से शिवाजी के पैरों की आहट हुई। सब खड़े हो गए। शिवाजी अब पहले से ज्यादा दुरुस्त थे। जिस हाथ में तीर लगी थी उसी हाथ में एक बड़ा सा कागज था। उनकी चाल से यह पता लग रहा था कि उनके मन में किसी योजना की तैयारी चल रही है। सबके चेहरे पर शिवाजी को देखकर चमक आ गई। सब उनसे कुछ कहना चाहते थे, उनका हाल जानना चाहते थे, पर इससे पहले कि कोई कुछ बोल पाता, शिवाजी ने आकर वो बड़ा सा कागज मेज पर बिछा दिया। सबकी नजर उस कागज पर पड़ी। सब एक दूसरे को देखने लगे। वो कागज हिंदुस्तान का नक्शा था। सब उस नक्शे को देखकर एक पल में समझ गए कि शिवाजी ने आगे की रणनीति बना ली है। शिवाजी ने बिना किसी की कोई बात सुने सीधे मुद्दे की बात की। हमारी अगली मुहिम है ये। जिस बिंदु पर शिवाजी ने उंगली रखी थी उस बिंदु को देखकर सबकी आंखें जैसे फटी की फटी रह गईं। कोई कुछ ना बोला। शिवाजी ने भी किसी के सामने ना देखा। वो बस नक्शे को देखकर मन ही मन कुछ बुन रहे थे। तानाजी को लगा कि शायद इस बात की शुरुआत अच्छे तरीके से करनी चाहिए। तानाजी ने जरा सी हिम्मत जुटाई और शिवाजी से पूछ लिया, आपकी तबीयत कैसी है राजे? शिवाजी ने तिरछी नजर से तानाजी देखा। उनकी नजर से तानाजी को समझ आ गया कि उन्होंने गलत सवाल पूछ लिया है, पर तानाजी का चेहरा देख शिवाजी को पता लग गया था कि युद्ध के बीच अगर इंसान को कोई चीज जिंदा रखती है तो वो है एक दूसरे के प्रति प्रेम और लगाव। शिवाजी ने नजर वापस नक्शे पर लगाई और उसी गंभीर स्वर में बोले, अच्छी नहीं होती तो यहां नहीं होता तानाजी। अब आप सबको मेरी कम और राज्य की फिक्र ज्यादा करनी चाहिए। मैं आज हूं, कल शायद ना भी रहूं, पर स्वराज मेरे बाद भी रहना चाहिए और इसकी जिम्मेदारी सिर्फ मेरी नहीं है, आपकी भी है। इसलिए अब मेरे बारे में इतना सोचना छोड़ दीजिए। किसी को इस बात का अंदाजा ना था कि शिवाजी कभी कुछ ऐसा भी बोल सकते हैं। सभी ने अपना ध्यान उस जगह पर केंद्रित किया जहां पर शिवाजी ने उंगली रखी थी। वो जगह थी सूरत। सूरत? फिरंगोजी का पहला सहज सवाल। शिवाजी ने जवाब दिया, हाँ सूरत। यही ऐसी एक जगह है जहां से मुगल, अंग्रेज और बाकी सभी राजदल अपने अपने खेमे चलाते हैं। पर राजे यहाँ पर सभी दलों का मेला लगा हुआ है। उसकी वजह भी तो है, शिवाजी ने बात को काटते हुए दृढ़ता से कहा। अगर देश के सभी दल इस जगह पर हैं तो इसकी कोई ना कोई वजह है फिरंगोजी। सूरत सबके लिए आर्थिक राजधानी है। विदेश से आने वाला पैसा उधर से ही आता है और विदेश के लिए जाने वाला पैसा भी वहीं से जाता है। तो मतलब हम सूरत पैसे के लिए जा रहे हैं? तानाजी ने सहजता से पूछा। हाँ, शिवाजी ने कहा। माणकोजी को पैसे की बात तो ठीक लगी, पर यह कैसे मुमकिन है कि इस बात को वो जितना जल्दी हो सके जान लेना चाहते थे। उन्होंने पूछा, सूरत से पैसा आएगा कैसे? क्या हम भी वहां अपने खेमे बनाएंगे, मराठा शामियाना लगाकर धंधा करेंगे? फिरंगोजी ने कहा, मुझे लगता है हमें भी फिरंगियों की तरह कमाई के लिए अपना डेरा डाल देना चाहिए। कुछ महीनों तक वहां धंधा करेंगे, वहां लेन देन के विदेशी तरीके सीखेंगे और उन्हीं तरीकों को फिर हमारे मराठा साम्राज्य में शामिल कर देंगे, ताकि हमारे लोग भी पैसे कमाने के नए और आधुनिक तरीके जान पाए। इससे हमारे लोगों की आमदनी भी बढ़ेगी और पैसा भी घर का घर में रहेगा। शिवाजी ने इस बात को शांतिपूर्वक सुना, पर इसे सरासर नकारते हुए कहा, आप भी धंधा करेंगे फिरंगियों की तरह? अरे वो कमाई के नाम पर लोगों की पुताई करते हैं। उनका मकसद सीधा सरल लेन देन नहीं है। वो लेन देन के नाम पर अपनी अपनी हुकूमत को हिंदुस्तान पर थोपना चाहते हैं।
हिंदुस्तान पर इस तरह से अपना ठप्पा लगाना चाहते हैं। वो तो हम हिंदुस्तानियों की कमजोरी है कि देश में आने वाले हर एक इंसान को हम मेहमान समझते हैं। हर मुल्क के लोगों का हिंदुस्तानियों के घर में स्वागत रहता है हमेशा, और इसी बात का तो ये फिरंगी अब तक फायदा उठाते आ रहे हैं। तानाजी ने पूछा, तो हम इसका फायदा कैसे उठाएंगे राजे? जिस तरह हमें आता है, जो हमारी पहचान है, जो हमारा है, उसे हमारा बनाकर रखना होगा। सबको फिर भी शिवाजी की बात समझ नहीं आ रही थी। सबके चेहरे सवालों से घिरे हुए देख शिवाजी ने कहा, हम सूरत शहर को लूटने वाले हैं। पूरी सभा चौंक उठी। पूना के पास जंगलों में एक दंपति अपने छोटे से आशियाने में रोजमर्रा के कामों में व्यस्त थे। पत्नी चूल्हा जलाकर खाना तैयार कर रही थी तो पति सूर्य की पहली किरण को अर्घ्य देने कुछ दूरी पर था। पहली किरण के निकलते ही उसने ओम सूर्याय नमः के जाप के साथ जल सूर्य को समर्पित कर दिया। उसने दूसरा मंत्र पढ़ा, ओम मित्राय नमः। जल जमीन के मार्ग से सूर्य की ओर पहुंच रहा था। वो तीसरा मंत्र बोले, उससे पहले जोर से आवाज आई, भागो, फुर्ती दिखाओ। भोर के मधुर सन्नाटे को चीरती हुई ये आवाजें आने लगीं। आवाजों के साथ घोड़ों की टापें भी सुनाई देने लगीं। घोड़ों की टापें जैसे खाली वातावरण में आहट भरने का काम कर रही थीं। पति तीसरे मंत्र के पहले सहम गया। उसने जहां से आवाज आ रही थी वहां नजर दौड़ाई। वो अवाक रह गया। उसे कुछ घुड़सवार आते दिखाई दे रहे थे। गौर से देखा तो वो सिपाही थे। पति डर गया। पत्नी भी उस आहट से कांप उठी। दोनों को लगा कि जैसे हमला हुआ है। पति तुरंत अर्धे आधा छोड़कर वहां से भागा और पत्नी को कहा, जल्दी से अंदर जाओ। पत्नी ने पति के कहने की राह न देखी। उसने जैसे ही घोड़ों की आवाजें सुनी तुरंत चूल्हे पर पानी डाल दिया और आधे बने खाने को लेकर घर के भीतर दौड़ गई। पति ने भी वक्त का तकाजा समझकर तुरंत अपने छोटे से झोंपड़े के भीतर जाकर किवाड़ बंद कर लिया। जैसे ही किवाड़ बंद किया वो घोड़े उनके झोंपड़े के बगल से गुजर गए। पति पत्नी सहम कर एक दूसरे को पकड़े हुए कोने में बैठ गए थे। उन्हें लगा कि किसी भी पल किवाड़ खुलेगा और सिपाही आ धमकेगा। उन्हें कुछ पल राह देखी पर उन्हें आश्चर्य हुआ कि घोड़े रुके नहीं और निकल गए। घोड़ों की दौड़ से ये अंदाजा लगाया जा सकता था कि कम से कम 10-15 घोड़े एक साथ एक झुंड में दौड़ रहे थे। उनमें से एक सिपाही ने फिर आवाज लगाई, भागो, फुर्ती दिखाओ। उसने मुड़कर पीछे देखा, जैसे वो ये तय कर रहा था कि कोई उनका पीछा तो नहीं कर रहा। उसने पीछे देखा और उसके साथी ने उससे पूछा, कोई आ रहा है? नहीं, तू बार बार पीछे क्यों देख रहा है? मैंने अब तक कुछ घोड़ों को हमारे पीछे आते हुए देखा। शायद वो कहीं छूट गए हैं। हाँ, मुझे भी लगता है वो शिवाजी की सेना थी, पर अब लग रहा है कि वो हमारा पीछा छोड़ चुके हैं। तो क्या अब रुक जाएं? नहीं, सबसे आगे दौड़ रहे घुड़सवार ने कहा, हमें बिल्कुल रुकना नहीं है। शिवाजी की सेना हमें कहीं से भी घेर सकती है। पूना के जंगलों के साथ मराठा सैनिकों का बरसों पुराना वास्ता है। हमसे ज्यादा वो इन जंगलों को पहचानते हैं। हमें जंगल पार करने तक रुकना नहीं है, चाहे कुछ भी हो जाए। घोड़ों का दल रुका नहीं। उस 15 घोड़ों के बावले दल को ये आदेश देने वाला था शाइस्ता खान। अपनी 3 कटी हुई उंगलियों पर पट्टी बांधकर दूसरे हाथ में खुली तलवार लेकर वो अपने साथ लाल महल से बच निकले सिपाहियों को लेकर जितना दूर हो सके जा रहा था। उसके लिए ये इम्तिहान की घड़ी थी। शाइस्ता खान पूना के जंगलों को पार करने में कामयाब हो गया। रास्ते में कुछ पलों के विराम के बाद उसने फिर कूच कर दिया। शाइस्ता खान ने अपने दक्कन वाले गुप्त छावनी में जाकर बसने का फैसला किया। ये वही छावनी थी जहां पर वो 3 साल पहले भी रहता था। उन 3 सालों में शाइस्ता खान ने दक्कन का पूरा नक्शा ही बिगाड़ दिया था। हर तरफ कोहराम ही कोहराम मचा दिया और मराठाओं की नाक में दम कर दिया था।
शाइस्ता खान ने उन 3 सालों में काफी रियासतों को अपने नाम कर लिया था। शाइस्ता खान उसी छावनी में जाकर बैठ गया और उसने अपने सिपाहियों से कुछ वक्त यहीं बिताने की बात कही। सिपाहियों ने वहीं पर डेरा डाल दिया और शाइस्ता खान अपनी 3 कटी हुई उंगलियों पर मरहम लगाने के साथ शिवाजी राजे की मौत का भी विचार कर रहा था। आखिर ये शिवाजी किस मिट्टी का बना है समझ नहीं आ रहा। हमारे हर कदम से पहले ही वो एक कदम चल चुका होता है। एक सिपाही ने कहा, वो दिन रात बस इसी विचार में रहता है खान साहब कि मुगलों का कैसे सफाया किया जा सके। हमने जितनी भी बातें मराठाओं से सुनी हैं उनमें आधी से ज्यादा बातों में मुगलिया सल्तनत के खात्मे की ही बातें होती हैं। शाइस्ता खान को यह सुनकर अच्छा नहीं लगा। अब हमें कुछ ऐसा करना पड़ेगा कि जिससे हम शिवाजी से 2 कदम आगे रहें। उसके लिए हमें शिवाजी की रणनीति से 2 कदम आगे सोचना पड़ेगा। वो इस वक्त क्या मंसूबे बना रहा होगा वो सोचना है। शाइस्ता खान ने अपने आप को अकेला कर दिया और सोचने लगा कि शिवाजी क्या क्या सोच सकता है। सभा को सूरत वाली रणनीति रास तो आ रही थी, लेकिन रणनीति में किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था। सब लोग तुक्के लगा रहे थे। सूरत पर लूट की योजना बनाने का कभी किसी मराठा सेनापति ने विचार नहीं किया था। ये पहली बार हो रहा था और वो भी शिवाजी के नेतृत्व में। शिवाजी ने अपना पहला कदम बहरजी को बताया। बहरजी, आपका एक दूत मुझे हर घड़ी सूरत में चाहिए। वो हमें हर रविवार को सारे हफ्ते की खबर देते रहना चाहिए। वहाँ किन किन रियासतों के कितने खेमे हैं और कहाँ कहाँ लगे हुए हैं, मुझे सारा सूरत अपने नक्शे पर चाहिए ताकि मैं इस बार किसी भी तरह की चूक ना करूं। अब तक दुश्मन को ये पता चल गया होगा कि मैं उनसे एक कदम आगे रहता हूं, तो वो भी सतर्क हो चुके होंगे। पर अब मैं ऐसी योजना बनाऊंगा कि जिससे देश की बाकी सभी रियासतों की नींव हिल जाएगी। सभा में उत्साह का वातावरण हो उठा। बहरजी, इनायत खान को यह खबर भिजवा दो कि शिवाजी सूरत पर हमला करने वाला है। सब चौंक गए। बहरजी ने कहा, माफ कीजिए राजे, पर हम सामने से क्यों ये खबर भिजवाएं? शिवाजी ने कहा, क्योंकि इनायत खान इस खबर को सच नहीं मानेगा, इसलिए हम उसे बताकर भी चकमा दे जाएंगे और वो सब कुछ जानने के बावजूद भी धोखा खा जाएगा। तानाजी ने अच्छे इरादे से बात में सेंध लगाई, पर राजे, अगर उसने यकीन कर लिया तो? शिवाजी कुछ न बोले। सूरत के दरबार में एक जोर की हंसी सुनाई दी। ये हंसी थी इनायत खान की। बहरजी के खबरी ने इनायत खान तक ये खबर पहुंचाने का बंदोबस्त कर लिया था। इनायत खान ये सुनते ही हंसने लगा। क्या, शिवाजी और सूरत पर हमला? इनायत खान फिर हंस पड़ा। उसने अपने वजीर से कहा, अपने खबरियों को कहो कि जरा आंख कान खुला रखकर काम करें। शिवाजी की मती मारी गई है, जो वो सूरत पर चढ़ाई करेगा। यहाँ सिर्फ मुगल नहीं है, सारा देश आकर बसता है। एक हमसे बदला लेने के लिए वो सारे देश से दुश्मनी मोल लेगा क्या? इतना भी बेवकूफ नहीं है वो। इनायत खान फिर हंस दिया और दरबार से उठकर चला गया। उसके वजीर खबरी को देखते रहे। खबरी ने कहा, वजीर साहब, खान साहब को समझाइए, खुदा ना खास्ता ये बात सच निकली तो क्या होगा? इनायत खान के वजीर के चेहरे पर से पसीना उतरने लगा। उसे भी ये अंदाजा नहीं था कि शिवाजी राजे कोई दिमागी खेल खेल रहे हैं या फिर ये खबर सही है। राजा शिवछत्रपति महाराज की। शिवाजी राजे ने सूरत को लूटने की योजना तो बना ली थी, लेकिन इस योजना को अमली जामा पहनाना उनके विश्वसनीय खबरी बहरजी नाइक की जिम्मेदारी थी। बहरजी नाइक ने सूरत के बारे में जानकारी इकट्ठा कर वहां पर गुप्तचरों की तैनाती शुरू कर दी थी और 3 महीने के भीतर ही ऐसी कोई भी खबर नहीं थी जो बहरजी नाइक से होती हुई शिवाजी राजे के कान में ना पहुंच जाए। असल में सूरत दिल्ली की तख्त का वो हीरा था जिसे वहां से हटाने का मतलब
दिल्ली की अर्थव्यवस्था पर हमला। और इसकी तैयारियों में शिवाजी राजे कोई भी कसर नहीं छोड़ना चाहते थे। गुप्तचरों की तैनाती उनकी तैयारी को और पुख्ता कर रही थी। बाबुल नाम के ऐसे ही एक गुप्तचर को सूरत की जिम्मेदारी सौंपी गई थी। बाबुल अपनी जगह पर बैठा हुआ था। थोड़ी देर बाद बाबुल ने अपनी मोची की पेटी से चुपके से एक जंतरी निकाली। उसमें काफी सारे पन्ने खाली थे, लेकिन उसके आगे के काफी सारे पन्ने वो फाड़ चुका था। उसने पहले से शिवाजी को काफी सारी जानकारी भेज दी थी जो शिवाजी को मदद करे। बाबुल अपनी जंतरी में लिखना शुरू करने वाला था कि बगल के साहूकार ने अपनी गर्दन उसकी दुकान की ओर डालकर एकदम से पूछ लिया, अरे तू फिर लिखने बैठ गया? इधर आधी जनता पढ़ाई के अभाव से मर रही है, तू है कि अपने कसीदे लिखे जाता है। क्या लिखता रहता है इसमें? बाबुल ने अपनी हाजिर जवाबी साबित करते हुए कहा, इतिहास। साहूकार हंस पड़ा और वापस गर्दन अपनी दुकान की ओर कर ली। बाबुल ने लिखना जारी रखा। उसने लिखा, पश्चिम से आपको प्रणाम। सूरत शहर ताप्ती नदी के पास बसा एक सुंदर सा दुर्ग है। दिखने में ये जितना सुंदर है उतना ही गहरा भी है। तभी अचानक से सटाक आवाज आई और बाबुल के हाथ से जंतरी उछलकर गिर पड़ी। उसने झट से वो उठाकर अपने बक्से में रख लिया। असल में बाबुल को एक अंग्रेज अफसर ने पट्टे की फटकार लगा दी। बाबुल कांप उठा, वो जमीन पर गिर गया। जैसे ही गिरा दूसरी फटकार लगी। अरे साहब, गलती होगी, मत मारिए मत मारिए। साले हमारी ही चापलूसी करता है और हम ही से काम के पैसे भी मांगता है। इतना कहकर उस गोरे साहब ने बाबुल को तीसरी फटकार लगाई। बाबुल ने उस अंग्रेज के पैर पकड़ लिए। वो बोला, माफ कर दीजिए साहब, वो आम लोगों से पैसे मांगता रहता हूँ, तो गलती से आपसे भी काम के पैसे मांग लिए, माफ कर दीजिए। क्या हम तुझे आम आदमी लगते हैं? अंग्रेज के अभिमान को फिर ठेस पहुंची। हमने तुझे ये जगह दी है, हमने तुझे यहाँ पर आसरा दिया है। आज तक कभी हमसे पैसे मांगे हैं तूने जो आज मांग लिए? साला, आम आदमी के साथ हमारी तुलना करेगा? नहीं 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 साहब, नहीं, मेरे कहने का मतलब वो ना था। आवेश में आकर मुंह से पैसों की बात निकल गई, सच, वरना आपसे मैं कभी पैसे नहीं मांग सकता। आगे से शहर के किसी भी अंग्रेज से नाल लगवाने के पैसे मांगे तो खाल खिंचवा लूंगा, समझा? असल में कुछ दिन पहले उस अंग्रेज के घोड़ों के नाल बाबुल ने लगाए थे और पैसे मांगने के लिए बार बार तकादा करने पर वो अंग्रेज बाबुल की खबर लेने आया था। अंग्रेज ने जाते जाते भी एक और फटकार लगाई और अपने सफेद खुरदरे घोड़े को लेकर चल दिया। बाबुल को इस बार बड़ा गुस्सा आया और वो कर भी क्या सकता था। उसे चुप रहने को कहा गया था। वो कुछ देर अंग्रेज को जाते हुए तकता रहा, मन ही मन कुछ बड़बड़ाता रहा। तभी बगल वाला साहूकार उसके पास आया। उसके हाथ में मलहम था। उसने कहा, अरे जब तुझे पता है कि ये साले पैसे वाले चोर हैं, फिर क्यों इनको बार बार छेड़ता रहता है? कभी इस अफसर को, कभी उस अफसर को। साहूकार बाबुल को मलहम लगाने लगा। वो ऐसे मलहम लगा रहा था जैसे ये रोजमर्रा की बात हो। अरे चाचा, अब कोई भी इंसान अपने सही इरादे शांत चित्त में तो बताएगा नहीं, सिवाय दोस्त के। अब ये लोग तो दुश्मन बनने के भी लायक नहीं हैं, तो इनके असली इरादे जानने के लिए इनको गुस्सा दिलाना पड़ता है। गुस्से में आदमी जो फैसले लेता है, विज्ञान के अनुसार दरअसल वही फैसले काफी वक्त से लेना चाह रहा होता है। साहूकार को कुछ समझ न आया। अरे तू ये क्या बोलता रहता है, समझ नहीं आता? तुझे भला इनको गुस्सा दिलाकर कौन सा हिंदुस्तान फतेह कर लेना है भाई, वो तो बता। गुस्से में इंसान सबसे पहले अपना घर जलाता है चाचा। फिर अजीब बात, तू रहने दे। तेरे से बात करने से तो बेहतर है कि मैं वापस सेना में चला जाऊं। वहां के मसले ज्यादा अच्छे थे, तुझसे तो अच्छे ही थे।
साहूकार मलहम लगाकर अपनी दुकान की ओर चला गया। बाबुल का मार खाना उसकी योजना का एक भाग था। वो बार बार अलग अलग साहबों से मार खाकर आसपास के लोगों में दया पात्र बन रहा था ताकि उस पर कोई शक ना करे। बाबुल वही आदमी था जिसे शिवाजी के इशारे पर बहरजी ने सूरत भेजा था। बाबुल शिवाजी का खबरी था। बाबुल की भेजी हुई चिट्ठी बहरजी पढ़कर शिवाजी को सुना रहे थे। बहरजी ने चिट्ठी आगे पढ़ी। किले का आकार छोटा है पर उसकी चार दीवारी मजबूत है। किले के आसपास बसा हुआ सूरत शहर एकदम खुले मैदान जैसा है। 2 कोस तक फैले इस शहर के आसपास ना कोई खाई है और ना ही कोई और चार दीवारी। शहर के इर्द गिर्द 4 प्रवेश द्वार तो हैं, लेकिन सिर्फ शहर की शोभा बढ़ाने के लिए। सुरक्षा की दृष्टि से देखें तो कभी कभार लोगों को उन 4 दीवारी की सुरक्षा करनी पड़ती है। औरंगजेब यहाँ पर केवल वार्षिक कर के रूप में ही 10 लाख रुपए हर साल लेता है। यहाँ अंग्रेज, डच, हबशी और तुर्की लोग बंदरगाह से अपना व्यापार करते हैं। यहाँ पर इन सभी में एक अजीब सी समझदारी है। मुगल सरदार इनायत खान यहाँ बेफिक्र होकर राज करता है और बाकी रियासतों से कर वसूली करता रहता है, तो साथ ही अंग्रेज अधिकारी ऑक्सीडन अपने अनाज और बाकी रोजमर्रा की चीजों के गोदामों की रखवाली करता है। शहर के भीतर रास्ते टेढ़े मेढ़े और खुरदरे हैं। धनवानों की अटारियों को छोड़कर बाकी सभी घर सीधे सादे और सरल हैं। अब ठंड बढ़ने लगी है और सूरज ठंड में और धीमा और ठंडा पड़ जाता है। ये अवसर अच्छा साबित हो सकता है। धन्यवाद। बहरजी ने चिट्ठी पढ़कर रख दी। फिर शिवाजी से कहा, बाबुल की चिट्ठी एकदम सही वक्त पर आई है राजे। उसने काफी जानकारी दी है, लेकिन फिर भी हमारे पास अभी उतनी जानकारी नहीं है जितनी होनी चाहिए। अभी भी कूच से पहले सोचेंगे तो कभी कूच नहीं कर पाएंगे। हमें किसी भी हालत में शाम तक यहाँ से निकल जाना है और सुबह तक सूरत पहुंच जाना है। हमारी सेना में जितने भी फुर्तीले सैनिक हैं, उनकी टुकड़ी आगे रहेगी। जो अच्छा बचाव जानते हैं वो इन टुकड़ी के साथ रहेंगे ताकि कोई हमला कर दे तो इन्हें नुकसान ना हो। तानाजी, फिरंगोजी, चिमणा जी, माणको जी, आप सब एक एक दल का नेतृत्व करेंगे और हमारी सेना त्रिशूल आकार में वार करेगी। इस रणनीति से वहां पर लोगों में जरूर दहशत फैल जाएगी। बस एक बात का ध्यान रहे कि हमें सिर्फ और सिर्फ राज दलों और उनके अटारियों को ही निशाना बनाना है। आम आदमी को कोई नहीं छुएगा। तानाजी, एक दल सिर्फ आम आदमियों की रखवाली और उनकी सुरक्षा के लिए बना दीजिए। वो हमसे पहले जाकर लोगों को आगाह करेंगे। शिवाजी ने बहरजी के अंदेशे को अपनी योजना से शांत करते हुए साफ किया। तभी फिरंगोजी ने पूछा, राजे, क्या इनायत खान को ये पता होगा? शिवाजी ने कहा, उसे पता लगे या ना लगे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हम अब तक जान चुके हैं कि वो एक निहायत ही घमंडी और मूर्ख मुगल सरदार है। अगर मैं उसकी जगह होता तो अपना आधा सोना तो वहां से सुरक्षित दूसरी जगह पहुंचाने का बंदोबस्त कर ही लेता। सूरत में इनायत खान के महल में 4 बड़ी सी बग्गियों का आगमन हो गया था। बग्गियों को महल के एक गलियारे के पास खड़ा किया गया था। वो इस तरह से खड़े किए गए थे कि वहां से गलती से भी गुजरने वाले लोगों को ये दिखाई ना दे कि बग्गियों के पीछे क्या हो रहा है। इनायत खान ने पहले से ही अपने महल में आवागमन बंद करवा दिया था। इनायत खान वहीं खड़ा था, बग्गियों के पास, जैसे कि पहरा दे रहा हो, और उसकी नजर थी बग्गियों में डल रहे सोने और चांदी पर। एक सिपाही ने गलती से एक सोने का टुकड़ा नीचे गिरा दिया। इनायत खान ये देखकर गुस्सा हो गया। वो तुरंत सिपाही के पास गया और उसे जोरदार लात मार दी।
सिपाही जमीन पर गिर पड़ा और करहाने लगा। माफी जनाब, माफी, गलती हो गई। तुझे इस काम में शामिल करके मैंने भी गलती कर दी। इनायत खान ने फिर से उसे 2 लात मार दी। उन सिपाही दल का सरदार आकर इनायत खान से माफी मांगने लगा। माफ कर दीजिए जनाब, ये दोबारा नहीं करेगा, ये दोबारा यहां दिखेगा भी नहीं, ले जाओ इसको यहां से। इनायत खान चिल्लाया। उसे तुरंत निकाल दिया गया और उसकी जगह पर उस दल का सरदार उस काम में लग गया। जल्दी करो, फुर्ती दिखाओ, 200 किलो सोना आज के आज निकल जाना चाहिए। इनायत खान ने सबसे कहा। सोने की अशरफियां एक तरफ रखना, जेवर दूसरी ओर, और बाकी सभी सोने चांदी के खिलौने एक बग्गी में डालना ताकि सुल्तान को उसे तराशने में वक्त ना लगे। चलो चलो, फुर्ती दिखाओ। बाबुल ने आज इनायत खान के महल के पास से एक चक्कर लगाने का विचार किया। जिस पल ये सोना चांदी वहां से रवाना होने के लिए तैयार हो रहे थे, उसी पल बाबुल वहां से चक्कर लगाने के लिए आ पहुंचा। उसने महल की ओर नजर दौड़ाई, सब वैसा ही लग रहा था। वो जैसे ही मुख्य द्वार पर पहुंचा, उसे अचरज हुआ। उसने वहां के पहरेदार से पूछा, अरे आज ये महल के दरवाजे क्यों बंद हैं? पहरेदार ने गुस्से से कहा, तुझसे मतलब, तू जा अपना काम कर। बाबुल को पहरेदार के इस रवैये से शक होने लगा। इतने महीनों में पहली बार महल का मुख्य द्वार बंद किया गया है और कोई ठोस जानकारी भी नहीं। बाबुल ने फिर से पहरेदार को पूछा, जनाब कहीं जाने वाले हैं क्या? पहरेदार चिढ़ गया, तुझसे कहा ना, ये तेरा मसला नहीं है, चल भाग यहां से वरना कोड़ों से मारूंगा। ये जरूर कुछ छिपा रहा है, बाबुल को शक हुआ, वरना ये ऐसे कोड़ों से मारने के लिए नहीं कहता। वो विचार में पड़ गया और चलने लगा। कोड़ों की बात से उसे शिवाजी की कही वो बात याद आ गई जब वो अपनी सेना को युद्ध के नियम सिखा रहे थे। बाबुल 5 साल पहले के दौर में सरक पड़ा। शिवाजी कह रहे थे, हर राजा के काम करने का अपना तरीका होता है। वो अपना खौफ बनाए रखने के लिए अलग अलग तरीकों से लोगों को डराता रहता है और इस डर का कायम रहना उसके लिए जरूरी है ताकि कोई उससे ज्यादा सवालात ना करे। बाबुल ने पूछा, पर राजे, वो ज्यादा धमकाएगा तो सामने वाले को शक नहीं हो जाएगा? शिवाजी, शक हो या ना हो, उससे राजा को लेना देना नहीं है। शक करना तो जनता का फर्ज है और वो कुछ छुपा रहा है या नहीं, ये जानने के लिए उसके पहरेदारों का रवैया समझना बहुत जरूरी है। अगर राजा के पहरेदार अचानक एक दिन कड़क मिजाजी लगें, किसी को महल के अंदर आने जाने ना दें, लोगों को बेवजह धमकाएं, तो समझ लेना कि कोई बड़ी बात छिपाई जा रही है। बाबुल वापस इस दौर में आया। उसे शिवाजी की ये बात याद आ गई। उसे यकीन हो गया कि महल के भीतर कुछ तो गतिविधि हो रही है। अब फिर से पहरेदार के पास जाऊंगा तो पक्का वो मुझे पकड़ लेगा, पर पकड़ कर करेगा क्या? पालतू जानवर चाहे जितना भी खूंखार क्यों ना हो, किसी परिस्थिति में फंस जाने पर जाता तो अपने मालिक के पास ही है। बाबुल ये सोचकर मुस्कुरा दिया। उसने शिवाजी वाली ही रणनीति अपनानी चाहिए। वो फिर से पहरेदारों के पास पहुंच गया। पहरेदारों ने उसे आते देख अब अपना भाला कस लिया। पहरेदार बोला, तू फिर आ गया? आखिरी चेतावनी दे रहा हूं, चला जा। बाबुल ने साहस से कहा, नहीं गया तो क्या कर लोगे? ये महल जनाब ने लोगों के लिए बनाया है, इसके द्वार बंद नहीं रख सकते, वरना लोगों को शक हो जाएगा कि राजा उनके विरुद्ध कुछ कर रहा है। आपको ये बताना ही पड़ेगा कि अंदर हो क्या रहा है। पहरेदार ने धमकाते हुए कहा, तू जाता है या मारूं तुझे? बाबुल थोड़ा सा पीछे हटा और फिर एकदम से वो दौड़कर दीवार के ऊपर चढ़ने लगा। पहरेदार चौंक गए। उसने तुरंत उसे पकड़ लिया। बाबुल को पेट में 2-4 लात घूंसे मार दिए। बाबुल के मुंह से जरा सा खून टपक पड़ा। उसे दर्द तो हुआ, पर यह उसकी योजना ही थी। पहरेदार ने गुस्से से कहा, महल में जबरन घुसने की जरूरत? चल। उस दूसरे पहरेदार ने कहा, इसे अंदर नहीं ले जाना चाहिए। इसे अंदर नहीं ले गए तो जनाब हमें बाहर फेंक देंगे। पता नहीं जनाब ने महल में जबरन घुसने वालों के बारे में क्या कहा है। दूसरा पहरेदार चुप हो गया। दोनों बाबुल को खींचकर अंदर ले जाने लगे। बाबुल की योजना काम कर रही थी। उसके मुंह से खून टपक रहा था, लेकिन उसके चेहरे पर मुस्कान थी। उसकी तरकीब काम कर रही थी।
वो आसपास नजर दौड़ाने लगा। उसे कुछ दिखाई नहीं दिया। उसे लगा कि शायद वो गलत भी हो सकता है, पर जोखिम लेने के अलावा उसके पास कोई चारा न था। जैसे ही वो महल के मुख्य प्रांगण तक पहुंचने लगे, बाबुल ने एक बड़ी सी बग्गी वहां से जाते हुए देखी। उसे इतनी बड़ी बग्गी देखकर हैरानी हुई। इतनी बड़ी बग्गियां तो कभी सूरत में नहीं देखी गईं। ये कहां से आ सकती हैं? उसकी नजर बग्गी पर ही थी। उसने बग्गी को जाते हुए देखा और जैसे ही बग्गी का पीछे का दरवाजा दिखा, उसकी आंखें चार हो गई। उसने बग्गी के दरवाजे पर लगी सीढ़ियों पर औरंगजेब के दल के मुगल सिपाही को देखा। वो सिपाही बग्गी के दरवाजे पर साए की तरह चिपका हुआ था। उसने पूरी तरह से खुद को बख्तर में छिपाया हुआ था। औरंगजेब की सेना यहां पर क्या कर रही है? ये क्या लेकर जा रहे हैं? दोनों पहरेदार बाबुल को अब तक इनायत खान के पास लेकर आ चुके थे। उसको जनाब के सामने खड़ा कर पहरेदारों ने कहा, जनाब, ये जबरन महल में घुसने की कोशिश कर रहा था। इनायत खान पहरेदारों की यह गुस्ताखी देखकर चिढ़ गया। उसने जाकर दोनों पहरेदारों को एक एक थप्पड़ मार दिया। बेवकूफो, मैंने कहा था कि किसी भी हाल में कोई भी इस महल में इस वक्त नहीं आना चाहिए, तो फिर क्यों लाए हो इसे यहाँ? बाबुल का ध्यान इनायत खान की बातों पर नहीं, बल्कि सामने खड़ी बग्गी पर था। वो बग्गी भर चुकी थी और सिपाही ने उसका दरवाजा बंद कर वहां से उसे रवाना किया। जैसे ही बग्गी वहां से निकली, बाबुल को महल का वो हिस्सा दिख गया जहां से सोना बग्गी पर लादा जा रहा था। उसकी सिट्टी पिट्टी उड़ गई। बाबुल कुछ बोल ही ना पाया। क्या इनायत खान अपना सोना औरंगजेब के पास भेज रहा है? बाबुल की आंखें फटी की फटी रह गईं। मुझे कोई भी जुगत भिड़ाकर शिवाजी को यह बात जल्द से जल्द बतानी होगी। मुझे यहां से निकलना होगा। इधर शिवाजी की सेना राजगढ़ छोड़कर सूरत की ओर बढ़ चुकी थी। रास्ते में पड़ाव के दौरान बहरजी उन्हें पूरे सूरत शहर का नक्शा समझा रहे थे। राजा शिवछत्रपती महाराज की। सूरज ढल गया। शिवाजी को इसी मौके का इंतजार था। उन्होंने अपने दल को बुलाया। सभी मराठा वीर बख्तर और शिरस्त्राण के साथ तैयार थे। शिवाजी ने हुंकार भरते हुए कहा, हमने अब तक काफी कुछ देखा है। हमारा दुश्मन और कोई नहीं, वही है जो हमारा हक हमसे छीन लेता है। वक्त आ गया है उनसे वो वापस छीनने का जो हमारा है। सूरत में राज कर रहे मुगल सरदार को कोई हक नहीं बनता कि वो हमारी जमीन पर अपनी हुकूमत चलाए, वो भी हमारे देश की जनता के पैसों से। वो जमीन भी हमारी है, वो लोग भी हमारे हैं और वो धन भी हमारा है। तो जो हमारा है वो हमारा होकर रहेगा। हर हर महादेव। सभी वीर मराठाओं ने एक साथ हुंकार लगाई, हर हर महादेव। सभी मराठा सैनिक जोश में आ गए थे। पूरी मराठा फौज सूरत की ओर कूच करने लगी। पूरे 10,000 सैनिकों की ये फौज किसी भी बड़े राज्य को हराने के लिए काफी थी। इधर इनायत खान सारी रात इसी उलझन में था कि आखिर इस सोने को सुल्तान के पास भेज दिया जाए या फिर यहीं रहकर उसकी हिफाजत की जाए। वो सारी रात सो नहीं पाया। सुबह की पहली किरण के साथ ही इनायत खान को जरा सी झपकी लगी और वजीर ने दरवाजे पर जोरों से दस्तक दी। वजीर ने वहीं से चिल्लाया, जनाब, सब कह रहे हैं कि शिवाजी सूरत पर हमला करने वाला है और हमारे बेहद पास पहुंच चुका है। इनायत खान की नींद उड़ गई। वो सुन्न हो गया। इसके बाद वो सीधे बाबुल के पास पहुंचा। बाबुल ने अधमरी हालत में आंखें खोली। वो ठीक से आंखें नहीं खोल पा रहा था। बड़ी मशक्कत के बाद उसने आहिस्ता आहिस्ता आंखें खोली, पर उसे हैरानी हो रही थी। उसे सब उल्टा दिखाई दे रहा था। उसे होश आते आते थोड़ा सा वक्त लगा। उसने ये पता लगाना चाहा कि आखिर सब उल्टा क्यों दिख रहा है। तभी उसने 2 सिपाहियों को बात करते हुए सुना, क्या लगता है जनाब, क्या करेंगे इसका?
मार के कहीं फेंक देंगे और क्या। मैंने तो पहले ही कहा था कि महल में जबरन घुसने वालों के साथ ठीक नहीं होता, पर इसने तो सुना ही नहीं, सीधा लपक गया दीवार की तरफ। लगता है जनाब की मार से ये काफी सबक सीख चुका होगा। अब सीख जाए तो ही बेहतर है, वरना बाकी सारी जिंदगी यहीं उल्टा लटका रहेगा। बाबुल की आंखें अब तक पूरी खुल चुकी थीं। उसे पूरी तरह होश आ गया था और उसकी हालत खस्ता थी। महल के किसी वीरान कमरे में वो उल्टा लटका हुआ था। उसे शायद ज्यादा होशियारी की सजा मिली थी। सिपाहियों ने बाबुल को आंखें खोलते देखकर कहा, क्यों साहब, आ गया चैन या अभी और मार खानी है? इस वाक्य के साथ ही कमरे का दरवाजा खुला। बाबुल के ठीक सामने ही उस कमरे का दरवाजा था। बाबुल को सामने से एक आदमी आता हुआ दिखा। उल्टा लटके होने की वजह से वो समझ नहीं पा रहा था कि वो है कौन। फिर भी उसने हिम्मत कर पूछ लिया, कौन? तेरा इंतकाम। ठटाक से एक हंटर बाबुल के बदन को लगा। बाबुल को अब पता चला कि हंटर की मार पहली बार नहीं है। बेहोश होने से पहले उसे काफी पीटा गया था। इस बात का इल्म उसे उसी घाव पर पड़े कोड़े से पता लग गया और वो अधमरी हालत में भी चीख उठा, बता, तू महल के अंदर घुसने की कोशिश क्यों कर रहा था? क्या देखना चाह रहा था कि जनाब क्या गुल खिला रहे हैं? कौन कौन मिल रहा है उनसे? बस जात कहीं के। बाबुल को एक और कोड़ा मारा गया। वो फिर चीख उठा। बाबुल को लगा कि अब उसकी कोई तरकीब शायद काम नहीं करेगी, क्योंकि अगर अब उसने जरा सा भी वक्त जाया किया तो शिवाजी तक ये बात नहीं पहुंच पाएगी कि महल से सोना कहीं और जा रहा है। उसी पल बाबुल को ये ख्याल आया कि क्या इनायत खान ने सच में अपना सोना महल से निकाल लिया होगा। मैंने कुछ पूछा है तुझसे, बता, क्यों महल के अंदर घुसने की कोशिश कर रहा था तू? इनायत खान साहब को एक खबर पहुंचानी थी, बाबुल ने हल्की आवाज में कहा। यह बात सुनकर उस आदमी ने अपने कान और ध्यान उसकी ओर की और पूछा, तो वो खबर तो बाहर पहरेदारों को भी तो दे सकता था ना? नहीं, खबर ही ऐसी थी जो सिर्फ अधिकारी को सुनाई जा सके। ऐसी क्या खबर थी? नहीं, बाबुल ने कहा, मैं सिर्फ इनायत खान साहब को बता सकता हूँ। शिवाजी राजे की खबर है। वो आदमी चौंक उठा। उसने तुरंत दरवाजे पर खड़े सिपाहियों को कहा, तखलिया। सिपाही बाहर चले गए। उस आदमी ने बाबुल से कहा, मैं ही इनायत खान हूं, बोलो क्या खबर देनी है? बाबुल को लगा कि शिवाजी का नाम सुनकर इनायत खान थोड़ा हैरान सा हो गया है, तो उसने अब बाजी अपने पलड़े में झुकाने की कोशिश की। मैं कैसे मान लूं कि आप ही इनायत खान हैं? मुझे तो आपका चेहरा भी ठीक से नहीं दिख रहा। इनायत खान जरा सा चिढ़ गया, पर उसकी हरकत देखकर ये लग रहा था कि उसका शिवाजी के बारे में जानना आवश्यक है। वो चिल्लाया, फौजी। दोनों सिपाही फिर अंदर आए और इनायत खान के सामने रिवाज के तौर पे सिजदा कर दिया। इसे नीचे उतारो, इनायत खान ने कहा। दोनों सिपाहियों ने बाबुल के पैरों की रस्सी खोली और उसे संभाल कर नीचे उतारकर बाजू के तख्ते पर बिठाया। बाबुल को अब पीड़ा ज्यादा होने लगी। बदन में जैसे जैसे खून का प्रवाह ठीक से होने लगा, उसे वैसे वैसे दर्द के बारे में पता चलने लगा। उसने कुछ पल सांस खींची और बड़ी लाचारी के साथ कहा, पानी। इनायत खान ने इशारे से सिपाहियों को पानी देने को कहा। एक सिपाही ने उसे पानी दिया। बाबुल ने पानी पीते वक्त इनायत खान का चेहरा देख लिया। इनायत खान एक टूक उसी को देखे जा रहा था। उसकी जिंदगी के आने वाले पल जैसे बाबुल के शब्दों पर टिके हुए थे। बाबुल ने खून और पसीने से लथपथ आंखों से भी इनायत खान का ये मिजाज पहचान लिया। धन्यवाद। उसने पानी पीने के बाद प्याला वापस सिपाही को दिया। बाबुल ने इनायत खान के सामने देखा और बोलने जा रहा था कि उसने तिरछी आंखों से सिपाहियों के सामने देखा। इनायत खान ने सिपाहियों की हाजिरी से तंग आकर चिल्लाया, आप क्या नहलाओगे इसे? जाओ। सिपाही तुरंत निकल गए। बाबुल ने कहा, सबसे पहले तो माफी चाहता हूं, पर मेरी इस तरह आपसे मिलने की कोई इच्छा ना थी। कोई बात नहीं, तुम मुद्दे की बात बताओ। शिवाजी के बारे में क्या जानकारी देना चाहते थे? इनायत खान ने जरा सा बेचैन होकर पूछा। बाबुल ने कहा, मैंने अपनी दुकान के पीछे 2 लोगों को बात करते हुए सुना। वो सूरज से पहले उधना में जमीन जोतते थे और वो मराठा सैनिकों के बारे में बात कर रहे थे।
इनायत खान को जल्द से जल्द जानकारी मालूम करनी थी। उसने बात को काटते हुए कहा, क्या बात कर रहे थे वो कह रहे थे कि उन्होंने उनके खेतों से कुछ कोस दूर मराठा छावनी देखी। कब देखी? इनायत खान ने पूछा। 2 दिन पहले, बाबुल ने जवाब दिया। इस वक्त वो कहाँ है? वो तो पता नहीं, बाबुल ने कहा, पर मैंने तो बस इतना ही सुना कि वो छावनी लगाकर कुछ तैयारियां कर रहे थे। शायद वो सूरत शहर में घुसने वाले हों। मुझे पहले तो डर लगा, पर आपका शुभचिंतक होने के नाते ये बात सिर्फ आपको ही कहना मैंने मुनासिब समझा। इनायत खान ने अब कोई सवाल न किया। उसका चेहरा सुन्न हो गया। इनायत खान दरअसल ये खबर इसलिए जानना चाहता था क्योंकि उसने इससे पहले भी शिवाजी के बारे में एक खबर सुनी थी, वो भी यहाँ आने के कुछ ही पल पहले। इनायत खान कमरे से बाहर आया। वजीर बाहर ही खड़ा था। वजीर ने कहा, क्या हुआ जनाब? तुम्हारी जानकारी सही हो सकती है। शिवाजी सूरत पर चढ़ाई कर सकता है, और अगर ये अफवाह हुई तो एक खबर के आधार पर हम कैसे रणनीति बनाए जनाब? वजीर से सहज सवाल किया। रणनीति नहीं बनाओगे तो तकलीफ ज्यादा हो सकती है, तो क्या करें? वजीर बिल्कुल निर्दोष डर से पूछ रहा था। इनायत खान ने एक पल सोचा और फिर पूछा, बग्गियां कहाँ हैं? वो तो आपने रुकवा दी हैं ना, सारी वापस अपने महल में आ चुकी हैं। महफूज। गुस्ताखी माफ जनाब, पर आपने वो बग्गियां क्यों रुकवा दी? और आखिर आप ये सोना सुल्तान के पास क्यों भेजना चाहते हैं? सुल्तान का हुक्म था। हफ्ते भर पहले जब हम सुल्तान से 3 माह का हिसाब करने गए, तब सुल्तान से बातचीत हुई थी। इस बार भी कर 10 और 12 लाख के बीच आया है सुल्तान। इनायत खान ने कहा। उन तुर्क रियासतों का क्या हुआ जिनसे आपको पिछली बार कर नहीं मिले थे? औरंगजेब ने पूछा। सुल्तान, वो तो हमारे अपने लोग हैं ना। अपने लोग हैं तो क्या हुआ? राज्य चलाना है तो सबको बराबर का हिस्सेदार बनना होगा, और हम एक हाथ से सबसे लेते हैं तो दूसरे हाथ से अपनों को देते भी तो हैं। तुर्कों का भी लगान मुकर्रर होना चाहिए। जो हुक्म सुल्तान, इनायत खान ने कहा। और शहर की सुरक्षा तो ठीक से हो रही है ना? जी सुल्तान, बस हर 2-4 दिनों में कुछ कुछ अफवाहें आती रहती हैं। कैसी अफवाहें? औरंगजेब ने पूछा। 2 दिन पहले एक खबर मिली थी कि शिवाजी कोई नई चाल चल रहा है। वो कोई ऐसी जगह खोज रहा है जहां से मुगलों का सिर्फ नुकसान हो और मराठाओं का फायदा हो। औरंगजेब चिंतित हो गया। शिवाजी को बिल्कुल भी कम नहीं आंकना खान, वो कुछ भी कर सकता है। एक काम करो, तुम सूरत से सोना यहाँ लाना शुरू कर दो। यहाँ हमारी निगरानी में हमारी नायाब चीजें महफूज रहेंगी। जैसा हुक्म सुल्तान। वजीर ने इनायत खान की ये बात सुनकर समझ लिया कि वो बुरी तरह फंसे हुए हैं। शिवाजी फिर से दिमागी खेल खेल रहा है। इनायत खान ने अपनी बात को पूरी करते हुए कहा, इसी खबर की वजह से हमने सोना यहाँ से नहीं भेजा। तुमने आज फिर से मुझे शिवाजी के आने की खबर दी। अंदर इस अनजान आदमी ने भी वही खबर दी है। मुझे डर था कि कहीं हम सोना निकालें और शिवाजी धावा बोल दे तो वो सड़कों से ही लूटना ना शुरू कर दे। पर अब तो देर हो गई जनाब, अब तो शिवाजी ज्यादा नजदीक आ चुका होगा। इनायत खान को ये बात रास न आई। उसने गुस्से से वजीर को देखा और अपने दरबार की ओर चला गया। बाबुल जहां था जब वजीर उसके कमरे में गया तो उसके होश उड़ गए। बाबुल वहां से गायब हो चुका था। वजीर ने सिपाहियों से पूछा, अरे ये आदमी कहाँ गया? दोनों सिपाही अंदर आए तो वो भी हैरान रह गए। वजीर की नजर कमरे के अंत में बनी खिड़की पर पड़ी। खिड़की खुली हुई थी। बाबुल भागकर उसी खिड़की के रास्ते गायब हो चुका था। जल्दी से पकड़ो उसे। इस तरह से कोई आम आदमी नहीं भाग सकता, पक्का वो कोई जासूस है। सिपाही तुरंत दौड़े। इस तरफ बाबुल खिड़की से नीचे जमीन पर कूदा। वो जहां था वो महल के पीछे वाला हिस्सा था। उसने इन 3 महीनों में महल के आसपास की काफी रेकी कर रखी थी। उसे पता था कि महल का कौन सा हिस्सा कहां पड़ता है। बस उसने आज उसे देख भी लिया और महसूस भी कर लिया। बाबुल जैसे ही नीचे उतरा उसने सामने ही मुगल सिपाहियों का तबेला देखा। मौके का फायदा देखकर वो तबेले की ओर भागा और एक घोड़े को चुरा लिया। घोड़े पर बैठकर बाबुल तुरंत अधमरी हालत में वहां से निकल पड़ा। मुगल सिपाही दौड़कर पिछले हिस्से की ओर आ पहुंचे।
और उन्होंने बाबुल को दूसरी ओर भागते हुए देखा। एक सिपाही ने कहा, ये पीछे की ओर जा रहा है, उत्तर का दरवाजा बंद करवा दो जल्दी। तभी वहां वजीर आ गया और उसने कहा, नहीं, ये उत्तर की ओर नहीं जाएगा, वहां सिर्फ मुगलिया राज है, ये पक्का कोई गैर मुगल है, ये दक्षिण की ओर ही जाएगा। बाबुल ने योजना भी नहीं बनाई थी, वो घोड़े पर सवार भागने की कोशिश कर रहा था। महल के पीछे से एक गली घूमकर सीधा मुख्य मार्ग को मिलती थी, जो मार्ग एक छोटे तालाब से होकर पूना का रास्ता पकड़ता था। बाबुल ने उस गली पर अपना घोड़ा दौड़ा दिया। बाबुल दर्द में था और करहा भी रहा था, पर उसका वहां से जल्द निकलना बेहद जरूरी था। बाबुल ने गली को पार कर जैसे ही आगे की तरफ कूच किया, उसको अपना घोड़ा रोक देना पड़ा। सामने गायों का एक बड़ा दल गुजर रहा था, जो रास्ता रोक रहा था। बाबुल की हालत इतनी पतली हो चुकी थी कि वो जोर से चिल्ला भी नहीं पा रहा था। उसने घोड़े से नीचे उतरकर 4-5 बड़े पत्थर लिए और गायों की ओर फेंकने लगा। इस बीच उसने कुछ घोड़ों की आवाजें भी सुनी। वो घबरा गया और बड़े बड़े पत्थर गायों की ओर फेंकने लगा। गायें सारी तितर बितर होने लगी। गायों को लेकर जा रहे गोपाल ने कहा, अरे साहब क्यों मार रहे हैं इन्हें, वो डर जाएंगी। बाबुल ने अपने भीतर जितनी ताकत थी सारी इकट्ठा कर एक बड़ी चीख निकालते हुए कहा, हटाओ इन्हें जल्दी। जैसे तैसे करके गायों का दल बिखर गया और बाबुल ने अपना घोड़ा उनके बीच ही दौड़ा दिया। किस्मत से किसी भी गाय को चोट न आई। बाबुल वहां से भाग निकला। इधर गणदेवी में शिवाजी अपने वीर मराठाओं के साथ प्रवेश कर चुके थे। इनायत खान भले ही चालाकी से भागने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वीर मराठाओं से बचकर निकलना भी इतना आसान नहीं था। मराठे अब गणदेवी में थे, जो सूरत से बस थोड़ी ही दूरी पर बसा हुआ है।